नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का शुक्रवार की सुबह यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। 5 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है। अपनी याचिका में अनूप अवस्थी ने मांग की है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने मांग की है कि विकास और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या एएनआई जैसी जांच एजेंसियों से कराई जाए। गौरतलब है कि 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर अनूप अवस्थी की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। अनूप अवस्थी से पहले घनश्याम उपाध्याय पीयूसीएल की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जबकि अटल बिहारी दुबे ने भी पत्र याचिका दायर की है। तो कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का शुक्रवार की सुबह यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। 5 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस मसले पर लगातार राजनीति भी गर्म है। जहां ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं मानवाधिकार आयोग में भी कई शिकायती पत्र दाखिल हो चुके हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है। अपनी याचिका में अनूप अवस्थी ने मांग की है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने मांग की है कि विकास और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या फिर एएनआई जैसी जांच एजेंसियों से कराई जाए। आपको बता दें कि 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर अनूप अवस्थी की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। न सिर्फ अनूप अवस्थी, इनके अलावा भी 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं इस एनकाउंटर की जांच को लेकर। अनूप अवस्थी से पहले घनश्याम उपाध्याय पीयूसीएल की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जबकि अटल बिहारी दुबे ने भी पत्र याचिका दायर की है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एनकाउंटर संदेह के घेरे में है। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। एएनबी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। हार्दिक पटेल गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए मंजूरी दी है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी सूचना जारी की। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूचना जारी कर इस बाबत जानकारी दी है। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं गुजरात से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद इसके लिए मंजूरी दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत सूचना जारी की। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज लगातार गुजरात से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत सूचना जारी की है। आपको यहां हम जानकारी दे रहे हैं कि हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए मंजूरी दी है और वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत सूचना जारी की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं गुजरात से। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, हार्दिक पटेल को एक बड़ी जिम्मेदारी गुजरात में सौंपी गई है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये एक चौंकाने वाली बात है कि हार्दिक पटेल को एकदम कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। हालांकि जो गुजरात की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो बहुत प्रबुद्ध लीडरशिप है, बहुत सीनियर लीडरशिप है। भरत भाई सोलंकी, शक्ति सिंह गोहिल, ये वो लोग हैं जिन्होंने
बहुत लंबे अंतराल से एक कहीं बीजेपी का जिसे गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात में कहीं कांग्रेस के वर्चस्व को बनाए रखा है, बचाए रखा है, सर्वोपरि रखा है। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। सभी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, गुजरात के लिए चौंकाने वाली खबर है कि आखिर हार्दिक पटेल से, कहीं वो पटेल समुदाय से आते हैं, एक अच्छा वर्चस्व है, लेकिन जिस तरह का ये एक निर्णय है, इस निर्णय पर निश्चित रूप से कहीं एक बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल को बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे अपने जो कार्यकाल एक जो जिम्मेदारी सौंपी है, इसको देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि उनका जो पीछे का जो राजनीतिक एक पृष्ठभूमि रही है, वो ऐसी उठापटक वाली रही है। और एक बार तो वो उनके ऊपर कुछ आरोप भी लग गए थे, और कई बार वो कहीं कभी किधर हो जाते हैं, कभी किधर हो जाते हैं। लेकिन अब जो जिम्मेदारी कहीं कांग्रेस से उनको मिली है, तो कहीं कांग्रेस से जो जिम्मेदारी मिली है, गुजरात में कुछ नया करके दिखाना होगा। और सबसे पहली बात कि जो डैमेज इस समय हो रहा है, उसको कंट्रोल करना होगा, डैमेज को। जिस तरह विधायक लगातार टूट टूट के गए हैं गुजरात में कांग्रेस से, उसकी जड़ों को समझना होगा कि आखिर क्या नेटवर्किंग में कमी है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यालय है, उसको चमकाना होगा, उसकी रौनक को बढ़ाना होगा, उसमें नई क्या रणनीति तय कर सकते हैं, वो सब करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हार्दिक पटेल युवा है, और कहीं कांग्रेस ने ऐसे युवा को चुन के, जिसके साथ विवादों का लगातार संपर्क रहा है, विवाद लगातार जिससे जुड़े रहे हैं, अगर कहीं भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मंजूरी, युवाओं के लिए बहुत बड़ी उम्मीद। पूरे हिंदुस्तान भर में जहां युवा इस बात को देख रहे थे कि कहीं कांग्रेस में कोई एक नियुक्ति या कोई ऐसा होना चाहिए कि युवाओं पर कुछ फैसला हो, उस दिशा में, युवाओं को जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम कांग्रेस ने उठाया है। त्रिशूल जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ युवा नेता देखकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, गुजरात कांग्रेस की जो है अपनी सियासत में पैठ रखने वाले दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, बावजूद इसके हार्दिक पटेल जैसे नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, आखिर किस तरह से इसे देखा जाए? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने किस रणनीति के तहत सौंपी होगी, वो भी हार्दिक पटेल को? ये पल्लवी, एक तो तिकड़म होना और दूसरा जातीय समीकरण होना। जब भी कहीं वर्चस्व कमजोर हुआ हार्दिक पटेल का, लेकिन हार्दिक पटेल के समकक्ष कोई दूसरा नेता नहीं उभर पाया। अगर आप इसको देखेंगे तो वहां पे तीन समकक्ष नेता हार्दिक पटेल के उभरे, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं अस्थिरता का शिकार हो गए। सबसे बड़ी बात अगर गौरतलब आप देखेंगे तो पिछले सालों में जब से हार्दिक पटेल ने जो आंदोलन चलाया, पटेल आंदोलन, उसमें कोई दूसरा राजनीतिक नेता पनप नहीं पाया, और समाज में उस जो राजनेता था समाज का, हार्दिक पटेल के समकक्ष उसकी पैठ कहीं नहीं बन पाई। तो उस पैठ को कहीं चुराया है और उस पैठ को कहीं मजबूती प्रदान की है। और कांग्रेस ने बहुत क्लियर संकेत दिए हैं कि कई युवाओं के साथ कांग्रेस है, और तिकड़म हार्दिक पटेल को आती है। राजनीति का गणित लगाना वो जानते हैं, और जिस तरह कार्यकारी अध्यक्ष का पद हासिल किया है, निश्चित रूप से उनको कहीं एक उनको दृष्टिकोण पूरी तरीके से ज्ञात है कि कैसे अब कहाँ जाना है या कहाँ पे स्थिर होना है। और बहुत बड़ा कदम हार्दिक पटेल के लिए, स्वयं के लिए, कांग्रेस के लिए, स्वयं के लिए, और कहीं राजनीतिक किला जो है वहां पे जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था कांग्रेस का, उसमें बहुत बड़ा कदम है। अहमद पटेल अहमदाबाद से आते हैं। अहमद पटेल वो नाम जो कहीं सोनिया गांधी के बिल्कुल एकदम सेकंड लाइन का नेता माना जाता है, जिन्हें अहमद पटेल से भी बहुत बड़ी इसमें स्वीकृति ली गई होगी। अहमद पटेल को इस संज्ञान में रखा गया होगा कि इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। हो सकता है अहमद पटेल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो, लेकिन बहुत बड़ा ये कदम कहीं गुजरात बीजेपी को चौंकाने वाला एक निर्णय, बिल्कुल गुजरात की सियासत में एक चौंकाने वाला निर्णय ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशूल जी, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। तो हम बड़ी बात यहां पर कर रहे थे कि 4 सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। एनकाउंटर जो किया गया है विकास दुबे का, उस एनकाउंटर की जांच के लिए ये चारों याचिकाएं दायर की गई हैं। हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राशिद, यह बड़ी खबर है, लगातार एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। 4 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं इस एनकाउंटर की जांच के लिए।
हाँ जी, बिल्कुल पल्लवी, लगातार जिस तरह से जो है देखा जाए तो विकास दुबे जो एनकाउंटर का मामला था उसको लेकर अब कहीं न कहीं यूपी सरकार की तरफ से भी बेहद गंभीर तरीके से इसको लिया जा रहा है और जाहिर सी बात है अब इसमें कई याचिकाकर्ता भी निकल के आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई है। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी टीम गठित करके उन्होंने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें लेकर कई अफसर है, एसएसपी से लेकर मौजूदा डीएम, इनके ऊपर भी जांच कमेटी जांच की जाएगी। तो जाहिर सी बात है अब जांच होने के बाद ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही वो हो सकता है, क्योंकि सरकार की किरकिरी भी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि जांच अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने इससे पहले ही अपने जो एसआईटी टीम है वो गठित कर दी, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उन्होंने जो है एक आईपीएस अफसर है जे रविंद्र गौड़, उन्होंने उनको पूरी जांच का जो है जांच का आदेश दे दिया है कि जिसमें जिनकी भी संलिप्तता विकास दुबे से रही हो उन सभी को एक फाइल बनाकर हमें तत्काल पहुंचाया जाए, जिसके विरुद्ध उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल राशि, देखिए विपक्ष की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है कि इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच संभव है? हाँ जी, बिल्कुल, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था अखिलेश यादव, और चाहे अखिलेश यादव की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, लगातार जो विपक्ष है पहले दिन से ही सवाल उठा रहा था इस एनकाउंटर की जांच लगातार सीबीआई से की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को भी संज्ञान में लिया है। कहीं न कहीं जो विपक्ष का वो दबाव समझे, या तो सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए उन्होंने इससे पहले कि उन्होंने एसआईटी टीम गठित कर दी, इन सब चीज को देखा जाए, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है इसमें पल्लवी बहुत सी चीजें भी निकल के आना बाकी थी, क्योंकि विकास दुबे को अगर विकास दुबे से पूछताछ होती तो उसमें काफी चीजें थी जो राज शायद वो खोल सकता था, लेकिन अब शायद मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर हुई सरकार के ऊपर और लगातार सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, तो इसको लेकर अब कहीं न कहीं से अब मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई है इसमें उस समय के जो तत्कालीन एसएसपी रहे हो, उस समय के जो डीएम रहे हो, उस समय के जो एसपी रहे हो और सीओ रहे हो, सब कई अधिकारी इसके जो जांच के दायरे में आ रहे हैं और कई अधिकारियों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री देर रात तक कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है तो ये जाहिर सी बात है सरकार के लिए एक बड़ी किरकिरी मानी जाएगी, और विपक्ष का एक जो प्रभाव है, जो विपक्ष का जो दबाव है जिस तरह से, वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज को लेकर अब इस तरह की जो स्थिति बनी है वो जांच के जो दायरे हैं, तो जाहिर सी बात है कई चीज जैसे जिस तरह से देखा गया है, अखिलेश यादव ने शुरू से ही कहा था कि इसकी कॉल डेटा निकालना चाहिए, सरकार उससे भी राजी हो गई। उन्होंने भी अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि साल भर का जो कॉल डेटा है विकास दुबे का वो भी निकाला जाए, विकास दुबे किन किन प्रॉपर्टी डीलरों के संरक्षण में था वो निकाला जाए, विकास दुबे के किन किन नेताओं से अच्छे संबंध थे, उन सारी चीजों की जांच। तो जाहिर सी बात है ये अपनी एजेंसी से जो है एसआईटी द्वारा जांच कराकर, तो जाहिर सी बात है ये सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जांच वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी यूपी सरकार। बिल्कुल राशिद, देखिए कहीं ना कहीं अभी भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितनी निष्पक्ष जांच इस मामले में होगी। विकास दुबे जो कई नामों का खुलासा कर सकता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन नामों का खुलासा कैसा होगा ये सवाल भी लगातार बरकरार है। एसआईटी जांच करेगी, वो एसआईटी कितना निष्पक्ष होकर जांच करेगी ये भी बड़ा सवाल है। तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं, किस तरह से उनका जवाब यूपी सरकार देगी। और यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन सवालों का जवाब अभी भी नहीं दिया जो लगातार मीडिया के द्वारा पूछे जा रहे थे या विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे थे। जी बिल्कुल, कई बार पल्लवी इस चीज के बारे में कई आला अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, कई बार एडीजी हेलो से बात की जाए, डीजीपी से संपर्क करना चाहा, हालांकि कोई अधिकारी स्पष्ट तौर पर निकल कर नहीं आया। हाँ, लेकिन अब ये एक चीज जरूर निकल के आती है क्योंकि विकास दुबे को मरने के बाद कई चीजें जो ऐसी हैं कि वो दफन हो चुकी हैं, कई ऐसे राज हैं वो बाहर आना बाकी थे वो नहीं निकल पाए हैं। तो अब इन सब चीजों को अब जांच कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है एसआईटी में जो जिन अधिकारियों का नाम दिया गया है जैसे जे रविंद्र गौड़, ये एक अपने पहुंचाने के लिए समय करने मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जयतिलक जी फोन लाइन पर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, सर किस तरह से आप इसे देखते हैं? लगातार एक के बाद एक जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच रहा है, एक के बाद एक पत्र दायर हो रहे हैं, एक बार फिर से चौथी याचिका लगाई गई है इस एनकाउंटर की जांच के लिए। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल यह जो है पूरी तरह से मुद्दा जो है राजनीतिक होता जा रहा है और राजनीतिक दलों को लग रहा है कि इस मसले पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी करके राजनीतिक ऊर्जा तलाशी जा सकती है। अभी देखिए जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था सभी राजनीतिक दल यही कह रहे थे कि अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं उसका एनकाउंटर हुआ, और जब एनकाउंटर हो गया तो उसके बाद जो है ढेरों सवाल उठने लगे।
ये ठीक है, डेमोक्रेसी है, इसमें लोकतंत्र में सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उसको उठाना जरूरी भी होता है और कभी कभी उसको उठाना आवश्यक भी नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दलों का इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए जो है इसको बार बार जो है सवाल को उठा रहे हैं। अब देखिए सीबीआई की मांग हो रही है, लेकिन ये सत्य है कि अगर सरकार सीबीआई की जांच कराएगी तो यही राजनीतिक दल कहेंगे अरे ये तो सरकार के अधीन है संस्था जो है, और ये तो जैसा सरकार चाहेगी वैसे रिपोर्ट देंगे। यानी सीबीआई की जांच का गठन का मांग भी करेंगे, अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसके खिलाफ ही फिर बोलना शुरू कर दें। यानी हर हालत में राजनीति करनी है। आप देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर इधर योगी सरकार में हुए हैं उसमें करीब 74 में पुलिस विभाग को जो पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। यानी किसी में भी जो है पुलिस को जो है फेक एनकाउंटर के संदर्भ में जो है रेखांकित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके एसआईटी की जांच जो है बैठ गई है, लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि नहीं एसआईटी नहीं, एसआईटी जो है वो तो सरकार के अधीन है, वो सरकार अपने लोगों को बैठा करके अपने फेवर में करा लेगी, इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। इसके बाद जब सीबीआई का होगा तो फिर कहेंगे कि नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन किया जाए। देखिए ये जो है पूरी तरह से मामला जो है राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। 2 साल बाद चुनाव है, इसलिए जो है राजनीतिक माइलेज लिए जा रहे हैं, कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो पल्लवी जी इसको इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। रेणु भाटिया बीजेपी के नेता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। रेणु जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला, क्या कहेंगी? देखिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश में उत्पात मचा रखा था और उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बहुत ही अन्याय किया हुआ था, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से उनको पकड़े जाने के बाद भी बिल्कुल लज्जा नहीं थी, एहसास नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे उच्चतम न्यायालय हो या कोई भी शीर्ष ऐसा स्थान हो जहां पर इस तरह के अपराधियों को सजा मिले या उनके लिए सुनवाई हो, तो होनी चाहिए। ये एक उचित कार्रवाई का एक वो है। योगी सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर पर एक अपराधी के साथ ऐसा सलूक हुआ है जो वो डिजर्व करता था। तो रेणु जी, लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप देख रही हैं विपक्ष किस तरह से हमलावर है। मानवाधिकार आयोग में भी इस एनकाउंटर को लेकर कई आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। एसआईटी भले ही यूपी सरकार ने गठित कर दी हो इस मामले की जांच के लिए, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है विपक्ष। देखिए विपक्ष का काम है इस तरह की भाषा बोलना, और हम लोग भी विपक्ष में वर्षों तक रहे हैं, परंतु हमने कभी अन्याय के लिए अन्याय की बातें नहीं की। हमने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई की, लेकिन ये लोग केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए विपक्षगिरी करते हैं। इन लोगों को जब देश के ऊपर कोई आपदा आती है या देश के ऊपर कोई बाहरी ताकत हमला करती है, तो तब ना तो ह्यूमन राइट्स को कुछ याद आता है, ना विपक्ष को कोई ऐसी नीति याद आती है जिससे देश में बचाव हो या देश का मान बढ़े। लेकिन जब इस तरह की सरकार की कोई बातें आती हैं, तब ये लोग विपक्ष के अपनी पूरी भूमिका ऐसी निभाते हैं जिस तरह से इनका स्वभाव है, जो इनकी आचरण और जो इनकी नीति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और हम सच्चाई तो अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसे इस मामले की सुनवाई करनी है या नहीं, या फिर जो लगातार मांग की जा रही है एनकाउंटर की कि आप सीबीआई जांच करवाइए और एनआईए जांच करवाइए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। और इसी बीच पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ENB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने PM मोदी को पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इस पत्र के जरिए अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें, ये CM ने कहा है। राज्यों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए, CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। साथ ही CM ने इस पत्र में लिखा है कि अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें और राज्यों को ही इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए। राज्यों के ऊपर छोड़ दें कि उन्हें विश्वविद्यालयों की परीक्षा करवानी है या नहीं, फिर जो परीक्षाएं होनी है किस तरह से वो होनी है, ये तमाम निर्णय जो है राज्य सरकारों
आधारों पर छोड़ी जाएं, अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें, ये सीएम ने लिखा है अपने पत्र में। राज्यों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ये तमाम बातें एक पत्र के जरिए लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये पत्र लिखा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा की गई है। अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें, राज्यों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये तमाम बातें अपने पत्र में लिखी है और ये पत्र उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग उनके द्वारा की गई है। देखिए, लगातार पूरे देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जो खुद कोरोना से लड़ रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, अब वो भी चपेट में आने लगे हैं। तमाम सरकारी अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं पंजाब में। और इसी के मद्देनजर जिस तरह का ये कोरोना संक्रमण खतरा बढ़ता जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये अहम बातें लिखी गई है सीएम के द्वारा एक पत्र में। और ये पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें, राज्यों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये मांग की है। अनिवार्य परीक्षा आयोजित कराने पर पुनर्विचार करें, राज्यों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने देना चाहिए। ये एक बड़ी मांग की गई है सीएम के द्वारा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये पत्र लिखा और इस पत्र में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों मुख्य गठबंधनों के छोटे दल परेशान हैं। एनडीए के घटक दल एलजेपी की नाराजगी जहां मामूली बयानबाजी तक सीमित दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन के साथी जीतन राम मांझी ने खुलकर विद्रोही तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मध्यस्थता की कोशिश में है और मांझी ने अपने आखिरी निर्णय के लिए कुछ और दिनों की मोहलत दी है। हालांकि वह इसे महागठबंधन को ट्रैक पर लाने की कोशिश बताते हैं। इस बीच महागठबंधन के मसले जहां थे वहीं रह गए। गोहिल ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, घर जाकर चाय पी पर लौट गए। बात आगे नहीं बढ़ पाई। मांझी अपनी एकमात्र मांग पर आज भी अड़े हैं। समन्वय समिति नहीं बनी तो महागठबंधन का कोई मतलब नहीं। मांझी की मांग पर तेजस्वी गौर नहीं फरमा रहे। अहमद पटेल की मध्यस्थता भी फेल हो गई। महागठबंधन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान 25 जून को तेजस्वी के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अहमद पटेल से वादा किया था कि हफ्ते भर में समन्वय समिति बना दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, जिसके बाद से ही महागठबंधन में महाखटपट का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर इस समय नजर आ रही हैं। दोनों मुख्य गठबंधनों के छोटे दल परेशान हैं। एनडीए के घटक दल एलजेपी की नाराजगी जहां मामूली बयानबाजी तक सीमित दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन के साथी जीतन राम मांझी ने खुलकर विद्रोही तेवर अपना रखा है। कांग्रेस मध्यस्थता की कोशिश में है और मांझी ने अपने आखिरी निर्णय के लिए कुछ और दिनों की मोहलत दी है। हालांकि वह इसे महागठबंधन को ट्रैक पर लाने की कोशिश बताते हैं। इस बीच महागठबंधन के मसले जहां थे वहीं रह गए। गोहिल ने जीतन राम मांझी से मुलाकात भी की, उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। मांझी अभी भी अपनी एकमात्र मांग पर अड़े हुए हैं। समन्वय समिति नहीं बनी तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं। मांझी की मांग पर तेजस्वी गौर नहीं फरमा रहे। अहमद पटेल की मध्यस्थता भी फेल हो गई है। महागठबंधन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान 25 जून को तेजस्वी के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अहमद पटेल से वादा किया था कि हफ्ते भर में समन्वय समिति बना दी जाएगी, लेकिन वो समिति नहीं बनाई गई और इसी के बाद से जीतन राम मांझी अभी तक नाराज चल रहे हैं। लगातार जारी है। महागठबंधन में इस तरह से विद्रोही तेवर
अपना रखे हैं जीतन राम मांझी ने, जो कि चिंता का सबब बने हुए हैं। लेकिन बात आरजेडी की करें तो आरजेडी अभी उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमा रही और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी अपनी उपेक्षा को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विद्रोही तेवर अपना रखे हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस मध्यस्थता की कोशिश में है। कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन बना रहे, बचा रहे। इसके लिए शक्ति सिंह गोहिल के अलावा खुद अहमद पटेल ने भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक इरशादुल हक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशादुल हक जी, बिहार में चुनाव नजदीक हैं, सरगर्मियां इस समय जोरों पर हैं, लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से महाखटपट नजर आ रही है, कैसे संभालेंगे इसे महागठबंधन के नेता? देखिए, चुनाव के पहले जो खटपट होती है वो आमतौर पे हर राजनीतिक संगठन में होती है। आपको अगर आपने देखा होगा तो जो एनडीए का घटक दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वहां भी इस तरह का विवाद है। दूसरी तरफ इधर विवाद है जीतन राम मांझी को लेकर के। हालांकि कल जो है एक महत्वपूर्ण बयान आया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के जो प्रभारी है बिहार के शक्ति सिंह गोहिल, उनकी एक मीटिंग हुई थी तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अटूट है और हम कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों तरह की बातें चल रही हैं। एक तो प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है, जो छोटे छोटे दल हैं उनकी तरफ से टिकट, ज्यादा सीटें चाहिए उनको, तो इस तरह से चल रहा है। और ये स्थिति दोनों महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है। लेकिन इरशादुल हक जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जीतन राम मांझी के जो तेवर हैं वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से ये महागठबंधन छोड़ के चले जाएं, जेडीयू में शामिल हो जाएं? देखिए, जीतन राम मांझी पिछले लगभग 3-4 हफ्तों से महागठबंधन पे लगातार दबाव बना रहे हैं, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने अल्टीमेटम जो डेट दी है वो डेट पार कर गई। इसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ नरम भी हो रहे हैं, कुछ गर्म भी हो रहे हैं। तो ये स्थिति अभी चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में और चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी ये संकेत दिया है कि एक बैठक होगी और उसके बाद हम 1 महीना के अंदर सीटों की संख्या के बारे में सारी चीजें तय कर लेंगे। तो 1 महीना में चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या होगा, क्योंकि चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच होने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना तो है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जीतन राम मांझी अगर प्रेशर बना रहे हैं, तो अगर आपको याद होगा जीतन राम मांझी ने पहले ये कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ आएगी, हम लोग एक तीसरे विकल्प पे विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां भी कांग्रेस से झटका लग चुका है जीतन राम मांझी को और जीतन राम मांझी के समर्थन में कोई भी बयान एनडीए की तरफ से नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से आ रहे हैं तो अगर आ जाते हैं तो इसका नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी को होगा और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने तेवर गर्म कर लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशादुल हक जी, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और लगातार महागठबंधन से महाखटपट की खबरें सामने आ रही हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महागठबंधन में इसी तरह से ये खटपट जारी रहेगी या फिर से वो एकता बन पाएगी और वो एक होकर मिलजुल कर ये चुनाव लड़ पाएंगे। ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। मेरे साथ फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।